जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सब राजनीति शास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि कल के क्लास में हम लोगों ने राजनीति शास्त्र के 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा किया था, आइए उससे आगे के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज हम सब जिन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे उसका नाम होगा आदेशित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर, दूसरा ओजोन छिद्र क्या है, तीसरा वैश्वीकरण क्या है, चौथा वैश्वीकरण से कौन कौन से लाभ है, पांचवा योजना आयोग पर टिप्पणी लिखें, छठा भारत में विपक्षी दल के उदय के क्या कारण है, सातवां द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, नंबर 8 विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, नंबर 9 भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं, तथा दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आदेशित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। पहला प्रश्न है, ध्यान देंगे, आदेशित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। आप लिखेंगे, आदेशित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, निजी संपत्ति का बलपूर्वक राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है। तो जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का पूरा अधिकार हो, निजी संपत्ति का बलपूर्वक राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता हो, जहां निजी संपत्ति का कोई मोल नहीं हो, तो उसे हम आदेशित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और आदेशित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण रूस है। इसके विपरीत मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार और पूंजीपति दोनों का समान अधिकार होता है। जैसे भारत, मतलब भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक बार और सुनेंगे। यदि आपसे प्रश्न करता है कि आदेशित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, तो आपका उत्तर होगा, आदेशित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण या अधिकार होता है, जहां निजी संपत्ति का बलपूर्वक राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम आदेशित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, जैसे रूस। इसके विपरीत मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपति और सरकार दोनों का समान अधिकार होता है। दूसरा प्रश्न है, ओजोन छिद्र क्या है। दूसरा प्रश्न है, ओजोन छिद्र क्या है। तो आप लिखेंगे, ओजोन वायुमंडल का एक परत है। ओजोन वायुमंडल का एक परत है जो समताप मंडल में या समताप मंडल के ऊपरी भाग में स्थित है। ओजोन वायुमंडल का एक परत है जो समताप मंडल के ऊपरी सीमा में स्थित है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के आपस में मिलने से बना हुआ है। ओजोन परत, जिसे पृथ्वी का प्रहरी, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली, सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, जो पैरावैगनी किरणें हैं, उसे पृथ्वी पर आने से क्या करती है, रोकती है। लेकिन
आज मानव की बढ़ती भौतिक आवश्यकताओं के कारण मानव अपने सुखों के लिए एयर कंडीशन, फ्रिज, इन भौतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहा है। इसके प्रयोग करने से ओजोन परत में बड़ी तीव्र गति से छिद्र हो रहा है। तो ओजोन परत में हो रहे छिद्र को ओजोन छिद्रीकरण के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न है वैश्वीकरण क्या है। तीसरा प्रश्न है वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण को अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। वैश्वीकरण को विश्वव्यापीकरण भी कहते हैं। 3 तरीके से प्रश्न पूछेगा, उत्तर एक ही होगा। वैश्वीकरण क्या है, विश्वव्यापीकरण क्या है, या ग्लोबलाइजेशन क्या है। गौर से सुनना है। वैश्वीकरण क्या है, विश्वव्यापीकरण क्या है, या ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो आपका उत्तर होगा वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। तो एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को जब विश्व के अन्य सभी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ने का प्रयास करता है तो जोड़ने की इस प्रक्रिया को ही हम वैश्वीकरण, विश्वव्यापीकरण या ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। वैश्वीकरण की शुरुआत 1980 के दशक में हुई और भारत ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को 1991 ईस्वी में अपनाया या स्वीकार किया। अगला प्रश्न है तो वैश्वीकरण से कौन कौन से लाभ हैं। प्रश्न है कि वैश्वीकरण से या विश्वव्यापीकरण से या ग्लोबलाइजेशन से कौन कौन से लाभ है। तो आप लिखेंगे वैश्वीकरण से निम्नलिखित लाभ है। वैश्वीकरण से निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1, पूंजी के प्रवाह में वृद्धि हुई है। प्रवाह मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में पूंजी को निवेश किया है, तो पूंजी के प्रवाह में वृद्धि हुई है। टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हुआ है। वैश्विक संबंध में मतलब विश्व के देशों के साथ जो रिलेशनशिप है, संबंध है, उसमें सुधार आया है। विकासशील देशों में विकास की गति तेज हुई है। विभिन्न देशों के बीच दूरियां कम हुई है और मानव की कार्यकुशलता में सुधार आया है। तो ये है आपके वैश्वीकरण के लाभ। अगला प्रश्न है योजना आयोग क्या है, अथवा योजना आयोग से आप क्या समझते हैं, अथवा योजना आयोग पर टिप्पणी लिखें या योजना आयोग पर प्रकाश डालें। बात एक ही है। योजना आयोग से क्या समझते हैं या योजना आयोग पर टिप्पणी लिखें। तो आप लिखेंगे योजना आयोग एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। इसका गठन संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य होते हैं। इसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य और 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे और प्रथम महिला अध्यक्ष, योजना आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी थे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके योजना आयोग के जगह नीति आयोग नामक संस्था का गठन किया गया है। तो आप लिख सकते हैं योजना आयोग क्या है। आप लिखेंगे योजना आयोग एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। इसके पदेनाध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें कुल 8 मेंबर होते हैं, जिसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य, 3 अंशकालिक सदस्य। इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी, पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 1 जनवरी 2015 को
योजना आयोग को समाप्त करके योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। अगला है, भारत में विपक्षी दल के उदय के क्या कारण है? भारत में विपक्षी दल के उदय के क्या कारण है? तो विपक्षी दल को पहले जान लेते हैं कि विपक्षी दल होता क्या है, फिर उसके उदय के कारण को जानेंगे। तो विपक्षी दल कहते किसे हैं? तो निर्वाचन में या चुनाव में जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, निर्वाचन में चुनाव में जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो सत्ता से बाहर रहकर, सरकार से बाहर रहकर सरकार के गतिविधियों पर, कार्य प्रणाली पर नियंत्रण करने वाली जो पार्टी होती है, उस पार्टी को विपक्षी पार्टी कहते हैं। मतलब चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बाद सरकार से बाहर रहकर सरकार के गतिविधियों पर नियंत्रण करने वाली जो पार्टी है, उसको हम विपक्षी पार्टी कहते हैं। और आपको बता दें कि भारत में विपक्षी पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य होना जरूरी है। भारत में लोकसभा में विपक्षी पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए 55 एमपी और राज्यसभा में विपक्षी पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए 25 एमपी का होना अनिवार्य है। तो प्रश्न है, भारत में विपक्षी दल के या विपक्षी पार्टी के उदय के क्या कारण हैं? तो आप लिखेंगे, भारत में विपक्षी दल या विपक्षी पार्टी के उदय के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, सत्तारूढ़ पार्टी के निरंकुशता पर नियंत्रण बनाए रखना। नंबर 1 में सत्तारूढ़ पार्टी के निरंकुशता पर नियंत्रण बनाए रखना। नंबर 2, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। तीसरा, लोकतंत्र को मजबूत करना। चौथा, जनता के हितों का संरक्षण करना। विपक्षी पार्टी के काम क्या है? तो नंबर 1, सत्तारूढ़ पार्टी के निरंकुशता पर नियंत्रण बनाए रखना, असंतुलित क्षेत्रीय विकास पर नियंत्रण करना, लोकतंत्र को मजबूत बनाना और जनता के हितों का संरक्षण करना। अगला प्रश्न है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है? प्रश्न है, द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है, या द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है, या द्विराष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर होगा द्विराष्ट्र, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दो राष्ट्र। द्विराष्ट्र जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दो राष्ट्र। द्विराष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर भारत को दो राजनीतिक खंडों में तोड़ने की मांग किया था और उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, अतः मुसलमानों को धर्म के आधार पर एक पाकिस्तान राज्य दिया जाए। तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया इसी सिद्धांत को द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहते हैं और इसी द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? प्रश्न है, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? यह इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर देगा, अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं? विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं या अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे विविधता में एकता अर्थात अनेकता में एकता भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान है। भारत एक विशाल देश है जहां अनेक धर्म, क्षेत्र, जाति, लिंग, वंश के लोग रहते हैं। कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, कोई सिख है तो कोई ईसाई है। लेकिन जब राष्ट्रीयता की बात आती है तो सभी अपने आप को न कोई हिंदू कहता है, न मुसलमान कहता है, न सिख कहता है, न ईसाई कहता है,
न अपने आप को बिहारी, न मराठी, सभी अपने आप को इंडियन कहता है। मतलब विविधता में एकता का मतलब होता है अनेकता में एकता। भारत एक विशाल देश है जहां अनेक धर्म, जाति, प्रजाति के लोग रहते हैं, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग रहते हैं। कोई अपने को भले ही बिहारी कहता हो, मराठी कहता हो, कन्नड़ कहता हो, तमिल कहता हो, तेलुगु कहता है, लेकिन जब राष्ट्रीयता की बात होती है तो सभी लोग अपने जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है, अपने आप को इंडियन कहता है। तो इसे ही हम विविधता में एकता कहते हैं। और इस विविधता में एकता शब्द को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत में विविधता में एकता है, यह शब्द किसने कहा? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण है? प्रश्न है कि भारत के राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व का मतलब हो गया कांग्रेस पार्टी का बोलबाला। भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व का मतलब हो गया कांग्रेस पार्टी का बोलबाला। मतलब 1952 ईस्वी से लेकर 1967 ईस्वी तक, 1952 ईस्वी से लेकर 1967 ईस्वी तक भारत में केंद्र में और राज्य में कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व था, कांग्रेस पार्टी का जो बोलबाला था, इसी को ही हम कांग्रेस के प्रभुत्व के नाम से जानते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है कि दूसरे पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे? आज का अंतिम प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे? तो आपका उत्तर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1 अप्रैल 1956 ईस्वी से 31 मार्च 1961 ईस्वी के बीच था। प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य थे? तो आपका उत्तर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 ईस्वी के बीच था। इसका मुख्य उद्देश्य था नंबर 1, राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना। राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना। नंबर 2, भारी उद्योगों की स्थापना करना। नंबर 3, रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। नंबर 4, धन और आय के जो असमान वितरण है उस असमान वितरण को दूर करना। तो ये रहा आज का राजनीति शास्त्र का अगला 10 प्रश्न। पुनः हम लोग कल रात्रि 10 बजे पॉलिटिकल साइंस के और नए 10 प्रश्न को लेकर आएंगे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।